हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 19 नवंबर 2024 ट्यूसडे यानी मंगलवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के न्यूज़पेपर सेशन पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये रिमाइंड कराना चाहूँगा कि हमारा जो सी साइड लाइव क्लासेस का बैच है इसमें कुछ सीटें अभी भी बाकी हैं। अगर आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप इसकी जो अदर डिटेल्स है वो चेकआउट कर सकते हैं और चाहें तो वहीं से एनरोल भी कर सकते हैं। ओनली 999 में ये बैच आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। और अगर आपको इस बैच को लेकर कोई आपके मन में डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिख रहा होगा 9150449990। इस नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो यहाँ के थ्रू सॉल्व कर दिए जाएंगे। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प मिलती है, कोई मदद मिलती है, कुछ नया आप लोग सीखते हैं, तो प्लीज़ आगे आएँ, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियली हमारी भी हेल्प होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है वो आप लोगों को ही मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा कि ये सेशंस जो हैं वो यूट्यूब पर इसी तरीके से लंबे समय तक चल पाएंगे, पर उसके लिए हमें आपके साथ, आपके सहयोग और आपके कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले आज का न्यूज़पेपर जो कहता है फ्रंट पेज, दिल्ली ब्रीथ्स पॉइजन। ठीक है। दिल्ली की जो स्थिति है, जो वहाँ का पॉल्यूशन लेवल है, वो अभी बहुत ज़्यादा हो गया है और यहाँ पर 494 तक AQI पहुँच गया है कुछ कुछ एरियाज़ में। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये ऑर्डर जारी किए हैं कि दिल्ली में GRAP जो है, ठीक है, GRAP दैट इज़ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, उसका जो 4th स्टेज है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। और अगर AQI लेवल 450 से कम भी आता है तब भी जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 4 के अंतर्गत जो भी पाबंदियां या जो भी कर्ब्स हैं वो जारी रहेंगे अंटिल फर्दर ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसको लेकर एक्सप्लेन पेज पर एक पूरा आर्टिकल है कि GRAP क्या होता है ना, 4th स्टेज में कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो इसके बारे में हम लोग वहाँ पर बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक न्यूज़ जो दी गई है, जो रिलेटेड न्यूज़ है, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले 1-2 दिन में बात की है। यहाँ पर बिरेन और MLAs टू सेंटर। बिरेन बेसिकली कौन है? ये हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो N बीरेन सिंह है और वहाँ के जो MLAs हैं, जो विधायक हैं, उन्होंने, उनका केंद्र को ये कहना है कि गो आफ्टर द कुकी मिलिटेंट्स। ठीक है, जो कुकी उग्रवाद है, जो कुकी उग्रवादी हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, आप उनको पकड़ने की कोशिश कीजिए या उनके ऊपर जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाने हैं उनके ऊपर लगाइए। लेकिन जो आफ्सपा लगाया गया है ना, वैली के एरियाज़ में, इम्फाल वैली में, जिसके बारे में कल हम लोगों ने डिटेल में बात की थी, उसको जो है वो रिव्यू यहाँ पर किया जाए, ऐसा यहाँ के लोगों की नहीं, मतलब वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनकी ये मांग है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बीच के पेज में एक न्यूज़ है जो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, हालांकि छोटी सी न्यूज़ है, वो हम लोग देखेंगे और फिर एक्सप्लेन पेज पर चलेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 8। ठीक है, न्यूज़ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक नया अपॉइंटमेंट का जिक्र किया गया है, दैट इज़ IAS ऑफिसर संजय मूर्ति टू बी नेक्स्ट CAG। ठीक है, CAG यानी कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की यहाँ पर बात की गई है कि के संजय मूर्ति 1989 बैच के हिमाचल प्रदेश काडर के ये IAS ऑफिसर हैं। ये भारत के अगले CAG होंगे, दैट इज़ ही विल बी द नेक्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, किसको ये रिप्लेस करेंगे? अभी बेसिकली प्रेजेंट में CAG कौन है? दैट इज GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, जो कल रिटायर हो रहे हैं। और उसके बाद के संजय मूर्ति जो है, ही विल बी द नेक्स्ट CAG। तो इसको याद रखिएगा, न्यू अपॉइंटमेंट है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अधिसूचना जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, और उसमें यह कहा गया है कि बाय वर्च्यू ऑफ द पावर वेस्टेड इन हर बाय क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट हैज़ बीन प्लीज्ड टू अपॉइंट श्री के संजय मूर्ति टू बी द कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ही एज्यूम्स चार्ज ऑफ हिज ऑफिस। ठीक है, कि प्रेसिडेंट जो है
उन्होंने अपॉइंट किया है CAG को, मतलब के संजय मूर्ति को एज आ CAG, और किस दिन से इनका अपॉइंटमेंट माना जाएगा, जिस दिन से ये अपने पद का पदभार संभालेंगे। ठीक है, ही एज्यूम्स द चार्ज ऑफ हिज ऑफिस, उस दिन से जो है ही विल बी एज्यूम्ड टू बी द CAG ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वैसे तो खैर आप लोगों ने CAG के बारे में आई डू नॉट होप बट आई एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा। ठीक है, कि व्हाट इज CAG की क्या पावर्स होती हैं, कौन इनको अपॉइंट करता है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी डेफिनेटली, आई एम श्योर, बट फिर भी यहाँ पर एक बार जिक्र आया है तो मुझे लगा कि थोड़ा सा हम लोगों को देख लेना चाहिए। तो उसके लिए मैं डायरेक्टली आपको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लेके चलता हूँ, और कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं वहाँ से हम लोग थोड़ा सा इनको देखते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का एक चैप्टर अलग से है। ठीक है, दैट इज़ अंडर पार्ट 5 जो यूनियन की बात करता है, उसके अंदर ये लास्ट चैप्टर है, दैट इज चैप्टर 5 कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इट इंक्लूड्स आर्टिकल्स फ्रॉम 148 टू 151, 148 से लेकर 151 अनुच्छेद जो हैं वो इससे रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो क्या लिखा गया है, आर्टिकल 148 में क्या लिखा गया है। आर्टिकल 148 ये कहता है कि देयर शैल बी आ कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कि भारत में एक कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो होना चाहिए, हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट इनको जो है वो अपॉइंट करेंगे बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, एंड शैल ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस इन लाइक मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और इनका जो रिमूवल है, रिमूवल की प्रोसेस और रिमूवल का जो आधार है, यानी कि किस आधार पर इनको रिमूव किया जा सकता है, दैट इज सेम एज दैट ऑफ अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उन्हीं की तरह रिमूवल प्रोसेस और जो रिमूवल का ग्राउंड है, जो रिमूवल का बेसिस है, ठीक है, जो हटाने का आधार है, वो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की तरह होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ तक। इसके बाद आगे लिखा है, एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू बी द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया शैल before he enters upon his office makes and subscribe before the president or some person appointed in that behalf by him an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the 3rd schedule। ठीक है, तीसरे अनुच्छेद में जिस प्रकार से इनके ओथ या अफर्मेशन का जो दिया गया है फॉर्म, किस तरीके से इनको ओथ या अफर्मेशन लेनी है, उस तरीके से इनको ओथ और अफर्मेशन लेनी होगी बिफोर ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। ठीक है, और ये ओथ और अफर्मेशन लेंगे बिफोर द प्रेसिडेंट, और या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा कोई पर्सन जो है वो अपॉइंट किया गया हो ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, उसके सामने। ठीक है, यहाँ तक समझ गए बात। इसके बाद आगे लिखा है कि इनकी जो सैलरी है, ठीक है, सैलरी और अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एज सच में बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। ठीक है, कि इनकी जो सैलरी है और जो इनके ऑफिस की, या आप कह सकते हैं कि सर्विस की जो कंडीशंस हैं, दे आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट थ्रू अ लॉ, एंड अंटिल दे आर सो डिटरमाइंड शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द 2nd शेड्यूल। और इनकी जो सैलरी वगैरह है वो कहाँ पर मेंशन होती है, 2nd शेड्यूल में। तो ये भी आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि इनकी ओथ और अफर्मेशन जो है वो 3rd शेड्यूल में मेंशन है, सैलरी जो है वो 2nd शेड्यूल में मेंशन है। तो कभी कभी ऐसा भी सवाल जो है वो पूछा जा सकता है या बन सकता है कि 2nd शेड्यूल में किस किस की सैलरीज मेंशनड है, ठीक है, या 3rd शेड्यूल में जो ओथ और अफर्मेशन हैं वो किस किस की मेंशंस है। तो उसमें ध्यान रखिएगा कि CAG इज ऑल्सो इंक्लूडेड बोथ इन शेड्यूल 2nd एंड शेड्यूल 3rd। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट neither the salary of the CAG nor his rights in respect of leave of absence, pension or age of retirement shall be varied to his disadvantage after his appointment। यानी कि एक बार इनका अपॉइंटमेंट हो गया है, उसके बाद इनकी सैलरी और इनके जो अधिकार हैं एब्सेंस को लेकर, ठीक है, लीव ऑफ एब्सेंस, पेंशन, एज ऑफ रिटायरमेंट, इसको कम नहीं किया जा सकता। इसके बाद आगे लिखा है कि द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल shall not be eligible for further office under the government of India or under the state government of any state
आफ्टर ही हैज सीज टू होल्ड हिज ऑफिस। यानी कि एक बार इनका पद जो है वो खत्म हो गया तो उसके बाद ये भारत सरकार के अंतर्गत या किसी भी राज्य के सरकार के अंतर्गत जो है वो कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इनका फर्दर जो है ही इज नॉट एलिजिबल फॉर दी फर्दर ऑफिस। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, इनकी जो सर्विस है of persons serving in the Indian Audit Account Department and the administrative power of the Controller and Auditor General shall be as such may be prescribed by the rules made by the President after the consultation with the Controller and Auditor General। ठीक है, यानी कि इस प्रोविजन, इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन और पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ के तहत जो कंडीशंस ऑफ सर्विस हैं, यानी कि ऐसे लोगों की जो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हैं, वो कैसे डिटरमाइन होंगी? एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, आफ्टर कंसल्टेशन विद द सीएजी। इसके बाद आगे लिखा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है ऑफ द ऑफिस ऑफ द सीएजी इंक्लूडिंग ऑल सैलरीज, अलाउंसेज एंड पेंशंस पेएबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन सर्विंग इन दैट ऑफिस शैल बी चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी कि इनका जो ऑफिस है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, उसके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, यानी कि जो भी प्रशासनिक खर्चे हैं, चाहे वो सैलरीज हों, चाहे वो अलाउंसेस हों या पेंशन्स वगैरह हों, ठीक है, पे किया जा रहा हो या किसी भी पर्सन को जो उस ऑफिस में काम कर रहा है, वो सारा का सारा पैसा कहाँ से आएगा? दैट विल बी चार्ज अपॉन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिस वॉज आर्टिकल 148। इसके 6 प्रोविजंस मैंने आपको बताए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट आर्टिकल पे मूव करें, दैट इज आर्टिकल 149। 149 आर्टिकल जो है वो बात करता है ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की। ठीक है, इसमें लिखा गया है द सीएजी शैल परफॉर्म सच ड्यूटीज एंड एक्सरसाइज सच पावर्स in relation to the accounts of the union and of the states and of any other authority or body as may be prescribed by or under any law made by the parliament until provision in that behalf is so made, shall perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the union and of the state as were conferred on or exercisable by the Auditor General of India immediately before the commencement of this constitution in relation to the accounts of the Dominion of India and the provinces respectively। तो आर्टिकल 149 ये कहता है कि सीएजी जो है वो इस तरीके की ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे या अपनी जो पावर्स हैं, ठीक है, कौन सी पावर्स उनके पास होंगी? यूनियन का जो अकाउंट है या स्टेट्स का जो अकाउंट है और साथ ही साथ किसी भी और अथॉरिटी या बॉडी का अकाउंट जिसको एज प्रिस्क्राइब्ड बाय और अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, और जब तक इस तरीके के कोई मतलब लॉज वगैरह नहीं बनाए जाते हैं तब तक वो इस तरीके की ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे और इस तरीके की पावर्स एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स एज वर कन्फर्ड ऑन और एक्सरसाइजेबल बाय द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कि जिस तरीके से जो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होते थे ये संविधान बनने से पहले, जिस तरीके की पावर्स उनके पास थी या जिस तरीके की ड्यूटीज़ वो परफॉर्म किया करते थे, सेम ड्यूटीज़ ये परफॉर्म करेंगे अगर ये जो प्रोविजंस हैं इस बिहाफ में जब तक नहीं है तब तक। ठीक है, जैसे कि ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो इस संविधान बनने के पहले डोमिनियन ऑफ इंडिया और जो प्रोविंसेस हुआ करते थे उनको लेकर जो ड्यूटीज़ परफॉर्म करते थे या जो पावर्स एक्सरसाइज करते थे वही ये भी करेंगे जब तक इन चीज़ों को लेकर, ठीक है, कोई भी लॉज वगैरह या प्रोविजंस नहीं हैं तब तक। दिस इज आर्टिकल 149 जो बात करता है ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ द सीएजी को लेकर। इसके बाद आर्टिकल 150 बात करता है अबाउट द फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स। ये कहता है कि द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट शैल बी केप्ट इन सच फॉर्म एज द प्रेसिडेंट में ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएजी ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब। कि जो यूनियन है और जो स्टेट्स है उनको अपने अकाउंट इस तरीके से रखने हैं जैसा कि प्रेसिडेंट जो है सीएजी की एडवाइस में प्रिस्क्राइब करेंगे वो। इसके बाद ऑडिट रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो सीएजी की जो रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, सीएजी जो ऑडिट करते हैं अकाउंट, चाहे वो यूनियन का हो या स्टेट्स का हो, तो अगर वो यूनियन का अकाउंट होगा तो ये अपनी जो रिपोर्ट है वो
सबमिट करेंगे किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है उनको फिर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के सामने ले डाउन करवाएंगे। और अगर जो रिपोर्ट्स हैं दैट इज़ रिलेटिंग टू द स्टेट्स, अगर वो राज्यों से संबंधित स्टेट्स मतलब स्टेट से संबंधित अगर रिपोर्ट्स हैं, है ना, स्टेट के अकाउंट अगर इन्होंने ऑडिट किए हैं तो उसकी जो रिपोर्ट है वो सबमिट की जाएगी टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। और गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है विल कॉज देम टू बी लेड बिफोर द लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट मतलब जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसके सामने, ठीक है। याद रहेगा ये चीज़ें कि रिपोर्ट्स किसको देते हैं, अगर स्टेट्स की है तो गवर्नर को, अगर यूनियन की है तो प्रेसिडेंट को, ठीक है। और बाकी जो मैंने आपको चीज़ें बताई आई होप वो क्लियर होंगी। आर्टिकल ध्यान रखिएगा 148 से लेकर 151, ठीक, ये डील करता है विद द CAG। तो बेसिकली CAG का जिक्र हुआ तो मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई। वैसे आप लोगों ने ये पॉलिटी में आई एम श्योर पढ़ी होंगी, बट फिर भी ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों का रिवीजन हो गया है ना। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लेन पेज के आर्टिकल का मैं आपको दिखाता हूँ। 3 आर्टिकल्स हैं बेसिकली जो हमें वहाँ पर डिस्कस करने हैं। एक तो यही वाला है जो मैंने आपको बताया दैट इज़ GRAP 4, ये क्या होता है। इसके बाद यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स की तरह फॉसिल फ्यूल्स को रेगुलेट करने की बात की जा रही है, वो हम बात करेंगे। और बेसिकली एक आर्टिकल यहाँ पर जो है वो बात कर रहा है कि दिल्ली में जो अभी बेसिकली स्मोक की कंडीशन बनी हुई है उसकी वजह से कई सारी फ़्लाइट जो हैं वो डाइवर्ट की जा रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक बात बेसिकली की जाएगी कि हाउ प्लेन्स लैंड इन लो विजिबिलिटी, कि अगर विजिबिलिटी बहुत ही कम होती है, दृश्यता अगर बहुत कम होती है तो जो प्लेन्स हैं वो कैसे लैंड करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बात की जाएगी। बाकी और कोई आर्टिकल्स एज सच न्यूज़पेपर में नहीं है विच इज़ टू बी कवर्ड, ठीक है। तो इन आर्टिकल्स को हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप UPSC 2025 की तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, तो उसमें डेफिनेटली द प्रीलिम्स इज़ द फर्स्ट स्टेप, है ना। प्रीलिम्स जो है वो पहला स्टेज या पहला स्टेप होता है। तो प्रीलिम्स की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपनी तैयारी एसेस भी करनी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ चीज़ें पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उनको रिवाइज़ कर रहे हैं, है ना। आपको अपनी जो तैयारियां हैं उनको एसेस भी करना होगा। और वो एसेस आप कैसे कर सकते हैं, इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ को लेकर, ठीक है। जनरल स्टडीज़ जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज जनरल स्टडीज़ के टेस्ट मिलते हैं, 16 महीने का करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर CSET के कुछ फुल लेंथ टेस्ट भी मिलते हैं। तो ये सारे के सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं 91 टेस्ट के फॉर्म में, ओनली एट 849 रुपीज़। तो आप चाहें तो इसको ज़रूर एनरोल करें। और अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आपको 699 में मिल जाएगी। सिर्फ जनरल स्टडीज़ की टेस्ट सीरीज़ की अगर मैं बात करूं तो दैट इज़ अवेलेबल एट 449। और सिर्फ करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ अगर आप लेना चाहते हैं तो 299 में मिल जाएगी। और CSET की अगर मैं बात करूं तो दैट इज़ अवेलेबल ओनली एट 249। तो इनमें से जिस भी टेस्ट सीरीज़ में आप लोग चाहें एनरोल करना कर सकते हैं, सारे के सारे हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं। और अगर आपको कोई डाउट होता है, किसी को भी लेकर कोई क्वेरी होती है, तो अगेन यू हैव दिस व्हाट्सएप नंबर 9150449990, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो यहाँ से सॉल्व कर दी जाएंगी, ठीक है। आई होप क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग उन आर्टिकल्स पर चलते हैं और उन आर्टिकल्स को देखते हैं। तो ये हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल है, दैट इज़ GRAP 4, ठीक है। देखो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार से सवाल पूछा है मंडे के दिन, यानी कि कल के दिन, ओवर द डिले इन इम्प्लीमेंटिंग स्टेज 4 ऑफ द ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान, कि ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान का जो स्टेज 4 है उसके इम्प्लीमेंटेशन में देरी क्यों हो रही है। इस तरीके का सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार से पूछा है। स्मोक का और जो एयर पोल्यूशन का जो स्तर है वो दिल्ली में अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। उसी को लेकर जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उसने डायरेक्शंस जारी किए कि स्टेज 4 जो है वो मंडे मॉर्निंग से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा कि जो ये CAQM है, इसकी जो सब कमेटी है जो GRAP को ऑपरेशनलाइज करती है, वो सपोज टू टेक प्रीएम्प्टिव स्टेप्स बिफोर द पॉल्यूशन लेवल्स अप्रोच द स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड, कि पहले कदम उठाए जाने चाहिए ताकि
मतलब ये जो पॉल्यूशन लेवल है वो इतने स्तर तक पहुंच गया है, उससे पहले ही कदम उठाए जाने चाहिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो दिल्ली में शाम 4 बजे संडे के दिन 441 441 तक पहुंच गया था। और कुछ जगहों पर जो है वो 450 का जो थ्रेशोल्ड है उसको भी ब्रीच किया गया, जिसके बाद जीआरएपी का स्टेज 4 जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, एपेक्स कोर्ट का ये कहना है कि स्टेज 4 के मेजर शुड कंटिन्यू इवन इफ द AQI ड्रॉप्स बिलो 450 इन दिल्ली एनसीआर, कि दिल्ली एनसीआर में अगर AQI लेवल 450 से कम भी होता है तब भी स्टेज 4 के जो मेजर्स हैं वो लागू रहेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा है। तो जीआरएपी बेसिकली है क्या? देखो, जीआरएपी बेसिकली कुछ इस तरीके के इमरजेंसी मेजर्स हैं दैट किक इन टू प्रिवेंट फर्दर डिटोरिएशन ऑफ एयर क्वालिटी वंस इट रीचेज अ सर्टेन थ्रेशोल्ड इन दिल्ली एंड एनसीआर, कि दिल्ली एनसीआर में जो हवा का स्तर है या जो हवा की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, अगर वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड तक पहुंच गई है तो उसके बाद वो और ज़्यादा डिटोरिएट ना हो, उसको लेकर जो इमरजेंसी मेजर्स लिए जाते हैं वही हैं जीआरएपी। इसको अप्रूव किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2016 में, नोटिफाई किया गया है 2017 में। ये प्लान जो है वो फॉर्मुलेट किया गया आफ्टर सेवरल मीटिंग्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन दैट इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स और कुछ एक्सपर्ट्स की मीटिंग के बाद। ठीक है, अब इसमें जो स्टेजेस हैं दे आर इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल का मतलब है कि जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता है वैसे वैसे इसकी जो स्टेजेस हैं जीआरएपी की वो भी बढ़ती जाती हैं। तो जब एयर क्वालिटी जो है वो पुअर से वेरी पुअर में पहुंचता है तो फिर जो मेजर्स लिस्टेड अंडर बोथ स्टेजेस जो हैं वो फॉलो की जाती हैं। AQI जो है वो दैट इज़ AQI बेसिकली कैसे निकाला जाता है, दैट इज़ एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये बेसिकली निकाला जाता है जो वेरियस एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, PM2.5 है ना। तो उन सब की जो प्रेवलेंट कंसंट्रेशन है उनको मेजर करने के बाद AQI निकाला जाता है। तो मेरा आपसे यहाँ पर एक सवाल रहेगा जो आप कमेंट सेक्शन में जिसका जवाब देंगे, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इंटरनेट से सर्च करके दीजिएगा जवाब। बट जवाब आपको ये देना होगा कि जो AQI कैलकुलेट किया जाता है या जो AQI मेजर किया जाता है उसमें कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स या कौन कौन सी गैसेस को जो है वो इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये आपसे मेरा सवाल है, आप इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अब इसके बाद लिखा गया है कि जो स्टेज 1 है जीआरएपी की, ये एक्टिवेट होती है जब AQI पुअर कैटेगरी में होता है, यानी कि 201 से लेकर 300 तक अगर AQI है तो वो पुअर कैटेगरी है और उस समय स्टेज 1 जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके बाद स्टेज 2 जब होती है, जब वेरी पुअर कैटेगरी में पहुंच जाती है, तो उसमें स्टेज 2 यानी कि जब AQI वेरी पुअर कंडीशन में पहुंच गया है, वेरी पुअर कैटेगरी में पहुंच गया है 301 से 400 के बीच में, तब स्टेज 2 को इम्प्लीमेंट किया जाता है। स्टेज 3 जब इम्प्लीमेंट होता है जब एयर क्वालिटी जो है या AQI सीवियर कैटेगरी में पहुंच जाता है, दैट इज़ 401 से लेकर 450 के बीच में। और उसके बाद जो फाइनल स्टेज है दैट इज़ GRAP 4, ये इम्प्लीमेंट की जाती है जब सीवियर प्लस कैटेगरी में AQI पहुंच जाता है, यानी कि 450 से ज़्यादा। ठीक है, अब GRAP 4 को इम्पोज क्यों किया जाता है, तो इसमें ये लिखा है कि जो सब कमेटी का डिसीजन है दैट इज़ बेस्ड ऑन अ रिव्यू ऑफ द एयर क्वालिटी इन दिल्ली NCR, और जो मीटरोलॉजिकल कंडीशंस हैं उसकी फोरकास्ट के आधार पर ये फैसला लिया जाता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि एयर क्वालिटी विल लाइकली रिमेन इन दिस एडवर्स रेंज इन द नेक्स्ट फ्यू डेज owing to the heavy fog, variable winds and heavy unfavorable meteorological and climatic conditions, कि जो अभी हवा का स्तर बना हुआ है या जो हवा की क्वालिटी बनी हुई है वो अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही रहेगी, इसलिए यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट किया गया है। स्टेज 1, 2 और 3 की अगर हम बात करें तो उसको लेकर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो पहले ही दिल्ली में 14 अक्टूबर, 21 अक्टूबर और 14 नवंबर को लागू किए गए। अब GRAP 4 में क्या कहा गया है, देखो GRAP 4 में जो डायरेक्शंस हैं वो ये हैं कि दिल्ली में कोई भी ट्रक, ठीक है, कोई भी ट्रक एक्सेप्ट ऐसे ट्रक्स जो एसेंशियल कमोडिटीज़ या कुछ एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हों, वो दिल्ली में एंट्री नहीं कर सकते, उनके ऊपर बैन है। ठीक है, हालांकि सभी LNG, CNG, इलेक्ट्रिक और भारत स्टेज 6 यानी कि BS6 वाले जो डीजल ट्रक्स हैं उनको अलाउ किया जाएगा कि वो एंटर कर सकते हैं, जो LNG से चल रहे हैं, CNG से चल रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक हैं या फिर BS6 वाले जो ट्रक्स हैं उनको अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा बाकी जो नॉर्मल ट्रक्स हैं
उनको अलाउ नहीं किया जाएगा, उनकी एंट्री जो है वो दिल्ली में बैन है क्योंकि उनसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। इसके बाद जो LCVs हैं यानी कि जो लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं दिल्ली के बाहर के रजिस्टर्ड, अदर देन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, जो CNG से चल रहे हों या जो BS6 वाले हों, वो दिल्ली में एंटर नहीं कर सकते एक्सेप्ट वही जो एसेंशियल कमोडिटीज़ या फिर एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हों उनके अलावा। इसके बाद ये है कि कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन एक्टिविटीज़ के ऊपर भी बैन लगा हुआ है, ठीक है, जैसा कि GRAP स्टेज 3 में भी होता है। और साथ ही साथ ये पब्लिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी वैलिड है, यानी कि हाईवेज़ का कंस्ट्रक्शन है, रोड्स का कंस्ट्रक्शन है, कोई टेलीकम्युनिकेशन लाइंस वगैरह डल रही हैं तो उसको लेकर डेमोलिशन और कंस्ट्रक्शन वर्क इस समय नहीं हो सकता। इसके बाद यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि जो NCR स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो फिज़िकल क्लासेस फॉर क्लास 6th to 9th एंड क्लास 11th इसको जो है वो डिसकंटिन्यू कर सकती है और ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो कंडक्ट की जा सकती है। मतलब स्कूल्स वगैरह जो हैं वहाँ पर बच्चों की फ़िज़िकल क्लासेस उनको बंद किया जा सकता है और ऑनलाइन क्लासेस जो है वो चलाई जा सकती हैं। इसके बाद ये लिखा है कि गवर्नमेंट्स अलाउ कर सकती है पब्लिक, म्यूनसिपल और प्राइवेट ऑफिसेस को कि वो 50% स्ट्रेंथ पर काम करें और बाकी जो लेबर फोर्स है वो घर से काम करें, ठीक है, यानी कि 50% लोग जो है वो ऑफिस आएंगे और बाकी लोग जो हैं वो घर में रहकर काम करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं या इस तरीके के आप रेस्ट्रिक्शंस कह सकते हैं ये यहाँ पर लागू होते हैं जब GRAP 4 का स्टेज होता है तब, ठीक है। आई होप क्लियर है बात। चलिए इसको आप एयर पॉल्यूशन में ही लीजिएगा आपका एनवायरनमेंट में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इस आर्टिकल की कि रेगुलेटिंग फॉसिल फ्यूल्स लाइक न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कर्ब करने के लिए अ ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट्स एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस दे आर पुशिंग फॉर अ फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। जिस तरीके से न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसी तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है फॉसिल फ्यूल के नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की। और ये बात बेसिकली कहाँ पर हो रही है, जो अभी COP29 की क्लाइमेट समिट चल रही है अजरबैजान के बाकू में, वहाँ पर। अब NPT की अगर मैं बात करूँ यानी कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की, तो NPT जो है ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसको साइन किया गया 1968 में, ठीक है, कई सारे बड़े जो न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर पावर्स थे उनके द्वारा, और जिसमें ये प्लेज किया गया देयर कोऑपरेशन इन प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी, कि न्यूक्लियर वेपन्स और टेक्नोलॉजी जो है उसके स्प्रेड को, उसके फैलाव को जो है वो प्रिवेंट किया जाएगा और उसमें सभी जो देश हैं जो इस ट्रीटी को साइन कर रहे हैं वो कोऑपरेट करेंगे। ऐसा यहाँ पर हुआ 1968 में। अब अभी तक अगर हम बात करें तो जो ये FFNPT है यानी कि फॉसिल फ्यूल्स की नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, इसको एंडोर्स किया गया है कोलंबिया और बाकी 13 जो स्मॉल आइलैंड्स हैं पैसिफिक के, लाइक वनवातू, तुवालू, टोंगा, फिजी, सोलोमन आइलैंड्स, इन देशों ने। और COP29 में अ पावरफुल नेटवर्क ऑफ 70 सस्टेनेबल बैंक्स दैट इज़ ग्लोबल अलायंस फॉर बैंकिंग ऑन वैल्यूज़, इनका ये कहना है कि 25 ऑफ इट्स मेंबर जो है वो भी इस ट्रीटी को एंडोर्स कर रहे हैं, मतलब वो भी इसके फेवर में है, इसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब जो पुश है फॉर द FFNPT ये ऐसे समय पर आया है जब वर्ल्ड इज़ ऑन अ ट्रैक टू वार्म बाय नियरली 3 डिग्री सेल्सियस दिस सेंचुरी, ठीक है। अगर कोई बहुत मतलब कह सकते हैं स्ट्रिक्ट मेजर्स नहीं लिए गए तो इस सेंचुरी के अंत तक जो अर्थ है वो 3 डिग्री सेल्सियस वार्म हो जाएगी। और अगर हमें किसी भी तरीके से ये 1.5 डिग्री का जो टारगेट है वो अचीव करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके एमिशंस को कम करने के लिए कोई बहुत बड़ा एफर्ट लेना होगा, ठीक है। हमारे जो एफर्ट्स हैं उनको इंटेंसीफाई करना होगा, उनकी इंटेंसिटी को बढ़ाना होगा। अब FFNPT बेसिकली क्या है, देखो FFNPT का जो कंसेप्ट आया पहली बार वो आया 2016 में, है ना। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट होता है, उसके 1 साल के बाद, और ऑफिशियली इसको लॉन्च किया गया 2019 में। ये ट्रीटी प्रपोज करती है कि हर देश के ऊपर, ठीक है, लीगली बाइंडिंग ऑन नेशंस टू एंड द फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन, कि फॉसिल फ्यूल का जो एक्सट्रैक्शन है उसको ख़त्म किया जाए, विंड डाउन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन, जो फॉसिल फ्यूल का एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन है उसको कम किया जाए, और साथ ही साथ
मैनेज अ जस्ट ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी, और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जस्ट ट्रांजिशन किया जाए। जस्ट ट्रांजिशन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, जस्ट का मतलब यहाँ पर होता है फेयर, ठीक है, फेयर ट्रांजिशन जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ किया जाए। तो ये बेसिकली इस ट्रीटी में बात लिखी गई है। अब इसके बाद यहाँ पर ये कहा गया है कि जैसा कि 50 साल पहले जब दुनिया ने इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का यूज़ किया टू डिफ्यूज़ द थ्रेट्स इम्पोज बाय द न्यूक्लियर वेपन्स, जब एनपीटी साइन की गई, ये उसकी बात कर रहे हैं कि जैसा 50 साल पहले दुनिया ने क्या किया, इंटरनेशनल ट्रीटी का इस्तेमाल किया न्यूक्लियर वेपन से होने वाले खतरों को डिफ्यूज़ करने के लिए, उसी तरीके से आज के समय में दुनिया को क्या चाहिए, फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है, ताकि फॉसिल फ्यूल्स के यूज़ को फेज आउट किया जा सके। जो डिपेंडेंट इकोनॉमीज़ हैं, मतलब जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर निर्भर जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनको सपोर्ट किया जा सके, वर्कर्स और कम्युनिटीज़ को डाइवर्सिफाई किया जा सके फॉसिल फ्यूल से, मतलब फॉसिल फ्यूल से के ऊपर वो डिपेंडेंट है तो उनको वहाँ से हटाया जाए, और ये इंश्योर किया जाए कि 100% एक्सेस जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की ग्लोबली हो, और साथ ही साथ जस्ट ट्रांजिशन को प्रमोट किया जाए दैट लीव्स नो वन बिहाइंड, कि जिससे कोई भी पीछे ना रहे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंड हैं, अगर फॉसिल फ्यूल्स को ख़त्म किया जाता है, फेज आउट किया जाता है, तो उस स्थिति में ऐसे लोग या ऐसी कम्युनिटीज़ या ऐसी कंट्रीज़ जो है वो प्रभावित होंगे, ठीक है, क्योंकि अचानक से आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अगर जाएंगे तो वो लोग तो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट इकोनॉमीज़ हैं, वो कैसे एकदम से ट्रांजिशन कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर बात की गई है अबाउट द फेयर ट्रांजिशन और द जस्ट ट्रांजिशन की, ठीक है। अब ये जो ट्रीटी है ये 3 पिलर्स के ऊपर ऑपरेट करती है। सबसे पहला है नॉन प्रोलिफरेशन। नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब है ग्लोबल कोऑपरेशन मॉडल टू एंड द एक्सपेंशन ऑफ कोल, ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन, ठीक है, कि ग्लोबल स्तर पर कोऑपरेशन किया जाएगा ताकि जो कोल, ऑयल और गैस का प्रोडक्शन है, इसके एक्सपेंशन को, इसके फैलाव को जो है वो बंद किया जा सके, एंड किया जा सके, खत्म किया जा सके, ठीक है। अब फेयर फेज आउट जो कंप्राइज करता है इक्विटेबल प्लान टू शट डाउन एग्जिस्टिंग फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन को शट डाउन करने की बात यहाँ पर की गई है, और ऐसे तरीके से दैट नेशंस विद द कैपेसिटी एंड हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एमिशन ट्रांजिशन फास्टेस्ट एंड एम्पावर अदर्स, ठीक है, कि यानी कि जो ऐसे देश हैं जिनके पास कैपेसिटी है और जिनका एमिशन का हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है, वो ट्रांजिशन करेंगे सबसे तेज़ी से और वो बाकी देशों को भी एम्पावर करेंगे। इसके बाद जस्ट ट्रांजिशन की बात की गई है, जो बात करता है फॉर फास्ट ट्रैकिंग ऑफ द एडॉप्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स सच दैट नो वर्कर, कम्युनिटी और कंट्री इज लेफ्ट बिहाइंड। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले पॉइंट बताया, ठीक है, कि जस्ट ट्रांजिशन करने का मतलब वही है कि रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट किया जाए और उसमें बेसिकली ऐसा हो कि डाइवर्सिफाई किया जाए, मतलब जो भी इकोनॉमीज़ इसके ऊपर निर्भर हैं वो डाइवर्सिफाई हो, ताकि कोई भी कम्युनिटी, कोई भी वर्कर या कोई भी कंट्री जो है वो पीछे ना रहे। इसके बाद यहाँ पर एक पर्सन है जिनका नाम है हरजीत सिंह, ये ग्लोबल इंगेजमेंट डायरेक्टर हैं इस फॉसिल फ्यूल ट्रीटी इनिशिएटिव के। इनका यहाँ पर कहना है, जब बात होती है कि क्या इंडिया ने इस ट्रीटी को एंडोर्स किया है, तो इनका यहाँ पर यह कहना है कि इस इनिशिएटिव ने अभी तक इंडिया के साथ एक्सटेंसिवली इंगेज नहीं किया है, क्योंकि अभी जो इनिशियल फोकस है वो स्मॉलर कंट्रीज़ में है जो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इनका कहना है कि हमारा एम है कि लार्ज और फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया और इंडोनेशिया, इनको भी ऑन बोर्ड लेने का प्लान है, और जस्टिस और इक्विटी पर्सपेक्टिव से इंडिया जो है वो इस ट्रीटी से बेनिफिट करेगा, मतलब इंडिया को भी इस ट्रीटी से फ़ायदा होगा, एंड शुड कंसिडर ज्वाइनिंग, और इंडिया को भी इस ट्रीटी को ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, मतलब अभी तो खैर ये जस्ट एक आप कह सकते हैं कंसेप्ट बेसिस पर है, अभी धीमे धीमे इसके ऊपर काम हो रहा है, बट फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए या आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फॉसिल फ्यूल एनपीटी, ठीक है, फॉसिल फ्यूल की नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये किस बारे में बात करती है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैंने यहाँ से आपको बता दिया, ठीक है, और जितने पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं दे आर इनफ, ठीक है। प्रीलिम्स पे ऊपर कोई क्वेश्चन इसमें बन सकता है तो वो यहाँ से बन जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली वही बात लिखी गई है कि दिल्ली का स्मोक जो है वो फ्लाइट डाइवर्जेंस के लिए फोर्स कर रहा है, और मेन बात यहाँ पर होगी कि किस तरीके से जो प्लेन्स हैं
वो लो विजिबिलिटी में यानी कि कम दृश्यता में वो कैसे लैंड करते हैं। देखो यहाँ पर ये लिखा है कि जो नेशनल कैपिटल है वो अभी नॉक्शियस स्मोक से घिरा हुआ है। नॉक्शियस का मतलब होता है हार्मफुल, ठीक है, हानिकारक जो स्मोक है उससे घिरा हुआ है। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं वो इससे प्रभावित हुए हैं। कम से कम 15 फ्लाइट जो है वो डाइवर्ट की गई हैं, 13 जयपुर, 1 देहरादून और 1 लखनऊ को। और कई सारी फ्लाइट जो है वो मंडे के दिन डिले रही क्योंकि विजिबिलिटी लेवल जो है वो काफ़ी पुअर था। इसके बाद एयरपोर्ट ऑफिशियल्स का ये कहना है कि ये जो डाइवर्जेंस किए गए यानी कि जो फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई ये इस वजह से की गई कि कुछ पायलट जो हैं दे आर नॉट बीइंग ट्रेंड इन कैट 3 ऑपरेशंस। ठीक है, कैट 3 ऑपरेशंस में कुछ पायलट जो हैं वो ट्रेंड नहीं थे। और कैट 3 ऑपरेशंस का मतलब ये होता है कि जब एयरक्राफ्ट एक्सट्रीमली लो विजिबिलिटी कंडीशंस में भी लैंड कर सकता है, जैसा कि अभी दिल्ली में है। अगर पायलट जो हैं वो कैट 3 ऑपरेशंस में ट्रेंड हों तो बहुत कम विजिबिलिटी होने के बावजूद भी फ्लाइट जो है वो लैंड की जा सकती हैं, बट पायलट्स उसमें ट्रेंड है नहीं, तो इस वजह से फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं लैंडिंग इन लो विजिबिलिटी की। अब लैंडिंग जो है, देखो यहाँ पर समझना कि लैंडिंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट ऑफ फ्लाइंग एन एयरक्राफ्ट। ठीक है, एक एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने का सबसे जो डिफिकल्ट एस्पेक्ट है वो है लैंडिंग, और सबसे ज़्यादा खतरनाक या डेंजरस भी है। ठीक है, यहाँ पर एक रिसर्च की गई है बाय बोइंग। उसमें ये कहा गया है कि जो फाइनल डिसेंट और लैंडिंग है वो लगभग एवरेज फ्लाइट टाइम का जो ओवरऑल फ्लाइट टाइम होता है उसका 4% है फाइनल डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है जैसे आपका ये एरोप्लेन है वो मूव कर रहा है हवा में, ठीक है, उसके बाद वो धीमे धीमे जब उसको लैंड करना होगा तो वो अपना एल्टीट्यूड कम करता है, अपनी हाइट कम करता है। उसके बाद जो फाइनल डिसेंट वो लेता है, ठीक है, जब वो आपका रनवे पर लैंड करने वाला होता है तो वो फाइनल डिसेंट और लैंडिंग जो है वो 4% एवरेज फ्लाइट टाइम लेती है। लेकिन 49% ऑफ द फेटल एक्सीडेंट जो है वो इसी टाइम पर होते हैं, डिसेंट और लैंडिंग के टाइम पर। ठीक है, अब पुअर विजिबिलिटी जो है वो एक वन ऑफ द मैनी फैक्टर्स है जो लैंडिंग एयरक्राफ्ट को डिफिकल्ट बनाता है। मतलब और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं बट पुअर विजिबिलिटी उनमें से एक है। लो विजिबिलिटी कंडीशंस में पायलट्स के पास कोई क्यू नहीं होता, मतलब कोई भी उनको पता नहीं होता जिसके ऊपर वो रिलाई कर सकें अपने एयरक्राफ्ट को लैंड करने के लिए। और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मतलब हार्ड हो जाता है टू एक्यूरेटली जज द ग्लाइड पाथ टू द ग्राउंड एंड द अलाइनमेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट विद द रनवे। ठीक है, ग्लाइड पाथ का मतलब वही है जो फाइनल मैंने आपको बताया ना कि नीचे की तरफ को जा रहा है, वो ग्लाइड पाथ है कि किस पाथ से वो जा रहा है। और ऑब्वियस सी बात है कि जो रनवे होगा, जब वो रनवे पर अगर फ्लाइट को लैंड करना है तो ऑब्वियसली उसका जो अलाइनमेंट है वो विद द रनवे होना चाहिए। अगर वो मान लीजिए ऐसे गया है ना, रनवे तो स्ट्रेट है, अगर वो ऐसे गया अपने ग्लाइड पाथ पर, उसको पता ही नहीं कि नीचे रनवे कितनी दूर है क्योंकि नीचे तो उसको कुछ दिख ही नहीं रहा, विजिबिलिटी है ही नहीं। अगर वो ऐसे गया तो वो जाके ऐसे उसकी नोज टकरा जाएगी वहाँ पे रनवे पे और वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है ग्लाइड पाथ और दूसरा है अलाइनमेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट विद द रनवे। अगर कुछ भी मिस टाइमिंग होती है या अलाइनमेंट मिस अलाइनमेंट होता है तो उसके केस में जो एक्सीडेंट्स का खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स हैं और रनवेज़ हैं उनमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो लगाए गए हैं जो कि एयरक्राफ्ट को अलाउ करते हैं कि वो पुअर या नो विजिबिलिटी कंडीशन में भी लैंड कर सकते हैं। अब इसको लेकर ILS है। ILS बेसिकली एक स्पेसिफिक ग्राउंड बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है जो पायलट्स को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उनके एयरक्राफ्ट के ग्लाइड पाथ को लेकर और उनका जो रनवे के साथ अलाइनमेंट है उसको लेकर। ठीक है, ILS का ये काम है। ILS जो है वो पायलट को 2 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो उसको लैंड करने के समय जिनकी ज़रूरत होती है। पहला है एजिमुथ गाइडेंस प्रोवाइड करता है। एजिमुथ गाइडेंस का मतलब वही है कि जो हॉरिजॉन्टल एंगल है बिटवीन द रेफरेंस डायरेक्शन दैट इज इन दिस केस ऑफ द रनवे एंड द लाइन टू द पॉइंट ऑफ द इंटरेस्ट दैट इज द एयरक्राफ्ट। ठीक है, यानी कि एयरक्राफ्ट और जो ये है आपका फ्लाइट एयरक्राफ्ट उसके बीच का जो एंगल है वो बताता है, क्योंकि वहाँ से आपको जो है वो ग्लाइड पाथ के बारे में पता लगेगा, है ना। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो ILS लोकलाइजर्स हैं जिनका एंटीना यूजुअली फार एंड ऑफ द रनवे पर लगाया जाता है, ये 2 इंटरसेक्टिंग बीम्स ट्रांसमिट करते हैं
वन फ्रॉम द स्लाइटली टू द राइट ऑफ द रनवे सेंटर लाइन एंड अदर टू द लेफ्ट। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती हैं वो सेंटर लाइन ऑफ द रनवे होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पायलट को ट्रांसमिट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ द एयरक्राफ्ट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द रनवे, ठीक है, रनवे सेंटर लाइन विच देन अलाउज हर टू कोर्स करेक्ट हॉरिजॉन्टली। यानी कि ऑब्वियस ही बात है कि देखो जो फ्लाइट है अगर रनवे जितना चौड़ा होगा तो रनवे की एक सेंटर लाइन होती है, तो फ्लाइट्स को जनरली जो है वो लैंड कराया जाता है रनवे की सेंटर लाइन पर, सो दैट कि वो इधर उधर ना हो। क्योंकि आप देखो अगर विजिबिलिटी लो है या ज़ीरो विजिबिलिटी है या बहुत पुअर विजिबिलिटी है तो उस कंडीशन में जो पायलट है उसको कुछ नहीं पता, ठीक है, उसको अपने ग्लाइड पाथ के बारे में नहीं पता, उसको जो रनवे के साथ उसका एंगल है उसके बारे में नहीं पता, साथ ही साथ उसको जो रनवे का आप कह सकते हैं विड्थ है या जो रनवे की सेंटर लाइन है उसके बारे में भी नहीं पता कि रनवे की सेंटर लाइन कहाँ पर है। तो जब अगर वो लैंड कर रहा है, अगर वो रनवे की सेंटर लाइन से बहुत ज़्यादा इधर उधर होगा तो वो रनवे से बाहर निकल सकता है, उस केस में भी एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए रनवे की सेंटर लाइन का पता इस तरीके से लगाया जाता है। इसके बाद दूसरा है जो ILS है वो करेक्ट करता है, प्रोवाइड करता है करेक्ट वर्टिकल डिसेंट प्रोफाइल ऑफ द एयरक्राफ्ट। यानी कि पायलट को ये बताता है कि जो एयरक्राफ्ट है वो बहुत हाई या लो है एट एनी गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द रनवे, कि रनवे से वो बहुत ऊपर है या बहुत नीचे आ चुका है, ये इन्फॉर्मेशन बताता है, ठीक है। ये ग्लाइड स्कोप की मदद से किया जाता है। जो ये GS एंटीना है वो भी LOC एंटीना की तरह ही काम करते हैं, जनरली लोकेटेड समवेयर अलोंग द मिडिल ऑफ द रनवे। ये भी दो नैरो इंटरसेक्टिंग बीम्स ट्रांसमिट करते हैं, जो कि एक होती है वर्टिकल प्रोफाइल से थोड़ा सा नीचे और एक होती है उससे ऊपर। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों बीम्स इंटरसेक्ट करती हैं वो पायलट को ऑप्टिमम डिसेंट पोजीशन बताता है उसके एयरक्राफ्ट की, कि इस पोजीशन से जो है वो डिसेंट करना ठीक रहेगा। अब कैटेगरीज ऑफ द ILS की अगर हम बात करें तो ILS अप्रोचेस को कैटेगराइज किया गया है दो पैरामीटर्स के आधार पर। एक होता है डिसीजन हाइट और दूसरा होता है रनवे विजुअल रेंज, दैट इज RVR। DH रेफर्स करता है टू द लोएस्ट एल्टीट्यूड ड्यूरिंग डिसेंट टिल विच द पायलट्स कैन रिलाई सोनली ऑन द ILS, ठीक है, कि लोएस्ट एल्टीट्यूड यानी कि लोएस्ट हाइट डिसेंट के दौरान जब तक पायलट जो है वो ILS के ऊपर पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं। इस एल्टीट्यूड पर अगर जो RVR है यानी कि डिस्टेंस ओवर विच अ पायलट कैन सी द रनवेज लाइट और मार्किंग्स, अगर वो सर्टेन थ्रेशोल्ड से कम है, ठीक है, RVR का मतलब है रनवे विजुअल रेंज, यानी कि रनवे पर जो लाइट्स लगी होती हैं, जो मार्किंग्स लगी होती हैं, अगर वो पायलट को दिख रही हैं, ठीक है, इस हाइट पर आने के बाद अगर पायलट को वो दिख रही हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं दिख रही हैं तो फिर ऐसे स्थिति में लैंडिंग जो है वो अबॉर्ट कर दी जाती है, लैंडिंग नहीं होती है। अब एयरक्राफ्ट जो है वो सर्टेन कैटेगरी ऑफ ILS बेस्ड लैंडिंग करने के लिए कैपेबल है या नहीं है, वो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कौन से इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, ग्राउंड में कौन से इक्विपमेंट्स हैं और पायलट की ट्रेनिंग के ऊपर। करेंटली इंडिया में 6 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं, दैट इज़ दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, अमृतसर, बेंगलुरु एंड कोलकाता, जो इक्विप्ड हैं टू हैंडल कैट 3B ऑपरेशंस, ठीक है। कैट 3B ऑपरेशंस का मतलब यहाँ पर दिया गया, मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो विजिबिलिटी है या जो DH है, DH का मतलब है डिस्टेंस डिसीजन हाइट, वो 50 मीटर से कम है या डिसीजन हाइट उसके पास नहीं है, और जो RVR है दैट इज़ नॉट लेस देन 50 मीटर, कम से कम जो 50 मीटर का RVR होना चाहिए। 50 मीटर का RVR का मतलब है कि वो डिस्टेंस जब उसको जो पायलट है उसको जो रनवे के ऊपर मार्किंग्स या लाइटिंग्स लगी हुई हैं वो दिखाई दे रही हैं, ठीक है, कम से कम 50 मीटर का होना चाहिए। तो कैट 3B ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए अभी हमारे पास सिर्फ 6 एयरपोर्ट है, ठीक है, दिल्ली का, लखनऊ, जयपुर, अमृतसर, बेंगलुरु एंड कोलकाता, ठीक है। और इंडिया में कोई भी ऐसा एयरपोर्ट नहीं है जो कैट 3 ऑपरेशंस को हैंडल कर सकता है। कैट 3 ऑपरेशंस का मतलब होता है जहाँ पर DH भी कुछ नहीं है और RVR भी कुछ नहीं है, यानी कि आप कह सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी है। उस स्थिति को हैंडल करने के लिए हमारे देश में अभी कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। और दुनिया के कुछ एयरपोर्ट्स हैं, जैसे न्यूयॉर्क का जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट है, लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट है, वो कैट 3C लैंडिंग्स को भी सपोर्ट करते हैं। मतलब वहाँ पर जो ग्राउंड में इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं
या जो एयरक्राफ्ट में इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जो पायलट की ट्रेनिंग्स हैं, वो इस तरीके की हैं कि वो कैट 3 ऑपरेशंस को हैंडल कर सकते हैं। बट हमारे देश में ऐसे कोई भी ऑपरेशन और कोई भी एयरपोर्ट नहीं है जो कैट 3 सी लैंडिंग्स कैटेगरी की लैंडिंग्स को सपोर्ट कर सके। ठीक है, आई होप क्लियर है बात, यस और नो। ठीक है, चलिए। तो अब वैसे मैंने आपको कल बताया था कि G20 की समिट जो है वो शुरू हो गई है, दैट इज़ इन ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो में। लेकिन उसको लेकर अभी कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चीज़ें नहीं निकल के आई हैं सामने। एक्सपेक्ट करते हैं कि जब एक बार वो फिनिश हो जाएगी, जब समिट कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, उसके बाद कोई आर्टिकल आएगा कि वहाँ पर क्या बातें हुई और क्या चीज़ आउटकम निकल के आया, तो देन वी विल कवर इट। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल आज के लिए यही सारे आर्टिकल्स थे जो हमें देखने थे। और जाने से पहले मैं एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आप यूपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ आपके पास होनी चाहिए ताकि आप अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन को एसेस कर सकें। तो जनरल स्टडीज़ के टेस्ट आपको मिल रहे हैं, करंट अफेयर्स के मिल रहे हैं और CSAT के मिल रहे हैं ओनली एट 849 रुपीज़। तो इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ आप लोग ज़रूर एनरोल कर सकते हैं, मोस्ट अफोर्डेबल है। सिमिलरली अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स के टेस्ट लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाते हैं 699 में, और जनरल स्टडीज़ के लेना चाहते हैं सिर्फ सब्जेक्ट वाइज तो आपको 449 में मिल जाएंगे। अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो 299 में, और सिर्फ CSAT के टेस्ट लेना चाहते हैं तो वो आपको 249 में मिल जाएंगे। सारे के सारे जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो हमारी ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं। अगर किसी को भी लेकर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9150449990, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और हमारे ऐप को आप लोग प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप वीडियोस को डाउनलोड करके भी ऐप के थ्रू ऑफलाइन देख सकते हैं। और जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं, फॉलो करते हैं, और आपको अगर किसी भी तरीके की कोई हेल्प मिलती है, कोई मदद मिलती है या कुछ भी नया सीखने को मिलता है, तो आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियली हेल्प हमारी भी होगी और इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा कि ये सेशंस यूट्यूब पर इसी तरीके से लंबे समय तक चल पाएंगे। बट उसके लिए आप लोगों के कंट्रीब्यूशन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ इसलिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। चलिए, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे जो सवाल पूछे गए हैं उनका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें, और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना कंट्रीब्यूशन हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। इसके लिए आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसके थ्रू आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तब भी ज्वाइन हो जाएगा, और सिंपली या फिर इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।